गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप श्रीवास्तव। आज की इस ऑनलाइन क्लास में और हमारे चैनल का नाम है टाइटेनियम हिस्ट्री, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में वही कंटिन्यू करेंगे जो सैम्पल पेपर चल रहा था। कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दिए थे, एमसीक्यू बचे हैं 10। तो वो 10 क्वेश्चन आंसर जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए लिखा हुआ है 11th नंबर, 10 क्वेश्चन हमने कल बता ही दिया था आपको। विच लोकल बॉडी हैज अ मेयर एज इट्स हेड। तो यहाँ पर 4 लोकल बॉडीज दी गई हैं। एक है म्यूनसिपालिटी, एक है नोटिफाइड एरिया कमेटी, एक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 4th नंबर है टाउन एरिया कमेटी। और आपसे कहा जा रहा है इनमें से कौन जो है, कौन सी ऐसी लोकल बॉडी है जिसका मेयर होता है, हेड। तो आप लोग तो जानते हैं कि जो एक शहर का जो मेयर होता है वहाँ पर शहर में कौन सी लोकल बॉडीज होती है, आबादी के हिसाब से होता है ना। कहाँ म्यूनसिपालिटी होगा, कहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, तो आबादी के हिसाब से होता है। जहाँ 10 लाख से ऊपर की आबादी है तो वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आंसर होगा, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है वो हेड जो होता है वो मेयर कहलाता है। और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी भी मेयर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप प्रेसिडेंट लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, तो आप लिखेंगे क्या, गवर्नर लिखेंगे। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, तो आप क्या लिखेंगे, मेयर लिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम पीपल आल्सो सीक अदर थिंग्स लाइक। देखिए बिसाइड्स मतलब इनकम, ज्यादा इनकम तो करना चाहिए, तो ज्यादा इनकम के अतिरिक्त लोगों को, यानी कि लोग जो है आल्सो सीक अदर थिंग, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, केवल पैसा ही कमाना नहीं है, पैसा तो कमाना है ही है, साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। वो कौन सी चीजें हैं, क्या वो इक्वल ट्रीटमेंट है, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स है, या फ्रीडम एंड सिक्योरिटी है, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए एक अच्छी कमाई के साथ साथ हमें इक्वल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हम तो अहंकारी हो जाएंगे ना, कि हमारे पास पैसा आ गया तो हम अहंकार से भर गए। तो इक्वल ट्रीटमेंट करना है सभी के साथ। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों को रेस्पेक्ट भी देनी है। ठीक है, इनकम करो ठीक है, लेकिन दूसरों का सम्मान भी करो, रेस्पेक्ट भी करो। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी हो और सिक्योरिटी भी हो, सुरक्षा भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों आंसर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, सरल है क्वेश्चन, कठिन नहीं है। अब आता है कम्युनलिज्म रिफर्स टू अ डिवीजन बेस्ड ऑन विच आइडिया। तो कम्युनलिज्म जो होता है वो सांप्रदायिकता होती है। सांप्रदायिकता जो होती है एक जो केवल अपने ही धर्म को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। थोड़ा सा वो अपनी संकुचित मर्यादाओं में होती है, संकुचित सोचती है। ठीक है, तो वो केवल अपने ही धर्म को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे कम्युनलिज्म जो है, हमने क्लास में बताया है आपके कि कम्युनलिज्म के बारे में, हिंदू चाहता है अपने हिंदू कौम को आगे ले जाना, मुस्लिम अपना चाहता है। तो अपनी कम्युनलिज्म मतलब यही है, सांप्रदायिकता, अपने धर्म को प्रोत्साहित करना। तो कम्युनलिज्म रिफर करता है डिवीजन ऑफ बेस्ड ऑन विच आइडिया, किस आइडिया पर डिवीजन को प्रेफर करता है, कास्ट के आधार पर, कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कि रिलीजन के आधार पर, कि लैंग्वेज। तो इसका तो एक चैप्टर ही है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो ये है रिलीजन के आधार पर। कम्युनलिज्म किस पे आता है, रिलीजन के आधार पर। रिलीजन के आधार पर लोग जो है अलग अलग समझते हैं अपने आप को, हालांकि ऐसा है नहीं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब आपसे पूछा गया है
कि पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय के लाभ क्या है इनकम के, तो क्या वो मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के विकास को मेजर करता है, या प्राइस राइज पर कैपिटा इनकम आल्सो राइजेस, प्राइस बढ़ते हैं तो पर कैपिटा बढ़ जाता है, रिच बिकम रिचर, धनवान और धनवान हो जाता है, पुअर बिकम पुअर, और गरीब और अधिक गरीब हो जाता है। नॉन मार्केटेड गुड्स, जो मार्केट में नहीं बिकती, नॉन मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन, उसको कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। तो इन चारों विकल्प में जो एप्रोप्रिएट आंसर है कि एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम के एडवांटेज है मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की जो तरक्की होती है, उन्नति होती है, वो पर कैपिटा पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जैसे एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड आता है, तो मीन निकालने को आता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये मीन निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम में निकाला जाता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो देश की कमाई को उस देश की जनसंख्या से जब डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है वो पर कैपिटा इनकम आता है, पर व्यक्ति आय। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू, मतलब जो मोस्ट कॉमन रूट है, जो सबसे सामान्य रास्ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो एमएनसीज के द्वारा अपनाया जाता है कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एमएनसीज जाती है। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वर्ल्ड में कहीं भी जाती है अपना इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, तो वो कौन सा मोस्ट कॉमन रूट है, सामान्य जो चीज़ है जो अपनाती है कंपनी किसी देश में जाकर, तो क्या वो सेटअप न्यू फैक्ट्रीज जाती है और नई फैक्ट्री लगा देती है वहाँ, या बाई करती है एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज यहाँ पर, या उस देश में मौजूद जो लोकल कंपनीज होती है उसको खरीदती है, या फ्रॉम पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, या वहाँ की लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर लेती है, ये नन ऑफ द। तो इसमें क्या है, किसी बुक में तो दिया गया है फ्रॉम द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, वहाँ की लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर लेती है। जैसे हम कोई विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, वो यहाँ आती है अपने इंडिया में और महिंद्रा कंपनी से क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है, कर सकती है। या लेकिन सेटअप और न्यू फैक्ट्री जाके दूसरे देश में फैक्ट्री लगा देना, ये सामान्य नहीं है, रास्ता नहीं है, ये द मोस्ट कॉमन वे नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर बाई करना एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज, वहाँ की लोकल कंपनीज को बाई कर लेती है, वहाँ की जो लोकल कंपनी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती हैं, इनके पास पैसे की तो कमी होती नहीं, तो वहाँ जाकर वो लोकल कंपनीज को क्या कर लेती है, बाई कर लेती है। ये रास्ता उनको सरल लगता है। तो इसका आंसर जो एप्रोप्रिएट आंसर जो है, बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज। और किसी किसी बुक में ये भी दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको ये लगाना है बाई एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट कंट्री एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़िए। और किसके रिगार्डिंग आपको कंसीडर करना है, डेवलप कंट्री। ठीक है, आपको मालूम ही होगा डेवलपिंग कंट्रीज क्या होता है, डेवलप कंट्री क्या होता है। जो हर तरीके से संपन्न होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, जैसे यूएसए हुआ, ब्रिटेन हुआ, वो डेवलप्ड में आते हैं। और इंडिया वगैरह क्या है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सब डेवलपिंग कंट्रीज। जो एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। तो हम लोग विकासशील हैं और वो लोग क्या है, विकसित हो चुके हैं। हाँ, तो आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट वन। तो इन स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कौन है, तो ए डेवलप्ड कंट्री हैज ए हाई पर कैपिटा इनकम, बात सही है। ए डेवलप्ड कंट्री हैज ए हाई एसडीआई, ए डेवलप्ड कंट्री हैज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ए डेवलप्ड कंट्री हैज ए लो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर।
तो भाई एक डेवलप कंट्री जो होता है उस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। जो भी विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो पर व्यक्ति आय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, वो हाई होती है। और एक डेवलप कंट्री जो है उसका जो HDI होता है, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उस देश का जो HDI होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्या होता है, हाई होता है। तो ये क्या होता है, HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो ह्यूमंस के 3 डायमेंशन को मेजर किया जाता है। अगर कोई देश डेवलप्ड है तो उसके वहाँ के नॉलेज को देखा जाता है, ह्यूमन के नॉलेज, वहाँ की जो रहते हैं ना, जो लोग रहते हैं वहाँ की नॉलेज को तो देखते हैं, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनके रहने का तौर तरीका कैसा है। तो जो आपके डेवलप कंट्री होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है और उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होती है ना, और उनका हेल्थ भी देखते हैं। तो हेल्थ हो गया, नॉलेज हो गया, और क्या बताया हमने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 जो होते हैं, ये 3 डायमेंशंस तय करता है वहाँ का HDI क्या है। और HDI को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका उसका होता है, उसके भी 3 फैक्टर होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, उस देश की एजुकेशन, लोगों की एजुकेशन को देखा जाता है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम को भी दिखाता है। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसको मेजर करके उस देश का HDI निकलता है। तो जिस भी देश का HDI अच्छा है, हाई है, इसका मतलब वो देश क्या है, तरक्की कर रहा है। और ज़्यादातर HDI जो होता है डेवलप कंट्री का हाई रहता है, और डेवलपिंग कंट्री का वेरी करता है, अलग अलग करता है। तो HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। समझ में आ गई? ये किन चीज़ों पे निर्भर करता है, 3 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है हेल्थ, दूसरा क्या होता है बताइए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एक होता है नॉलेज। ये 3 चीज़ों को देखा जाता है। निकालने का जो तरीका है, फैक्टर क्या है, उसके 3 अलग फैक्टर हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वहाँ की एजुकेशन क्या है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये 3 फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर हम HDI कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी बात सही है। ए डेवलप कंट्री हैज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बताया मैंने आपको। तो डेवलप कंट्री होता है, उनका रहन सहन जो होता है, उनकी स्टाइल, जीने की जो स्टाइल होती है वो हाई होती है। ए डेवलप कंट्री हैज ए लो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर, यही गलत है, यही आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। एक डेवलप कंट्री में लो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर नहीं होता, वहाँ सब हाई होता है, लो के तो सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ लिखा हुआ है लो क्वालिटी। तो डेवलप कंट्री में जो है, जो पैरामीटर होते हैं वो सब हाई होते हैं। ये 3 वाले जो हाई है, ये लो दिखा रहा है, तो यही इनकरेक्ट है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए। असर्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म ए लिया गया है एंड रीजन के लिए आर लिया गया है। मार्क योर आंसर एज पर द कोड प्रोवाइडेड बिलो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो असर्शन ए, रीजन के लिए आर लिया गया है। तो इसको पढ़ेंगे, और इसके जो ऑप्शन होते हैं वो सेम होते हैं हर क्वेश्चन में। अगर असर्शन रीजन का आएगा तो ये ऑप्शन जो होते हैं सेम होते हैं, सभी में सेम होते हैं। आपको इन ऑप्शन में ढूंढना होता है कौन सा सही ऑप्शन है। तो ये तभी मालूम होगा जब दोनों आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। राकेश इज एन एजुकेटेड, पढ़ा लिखा है, एंड स्किल्ड वर्कर है, कुशल कारीगर है, एंड हु अर्न्स हाई मंथली सैलरी, अच्छा कमाता है, महीने में सैलरी अच्छी कमाता है। एज ही इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट बैंक इन अ सिटी, और एक शहर की प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है। समझ आ रही है? और रीजन क्या है, ऑल सर्विस सेक्टर्स
इन इंडिया, जितने भी सर्विस सेक्टर हैं इन इंडिया में, आर ग्रोइंग, वो बढ़ रहे हैं एक्सट्रीमली वेल, अच्छे तरीके से, एंड ईच इंडिविजुअल इंगेज इन एनी काइंड ऑफ टर्सरी एक्टिविटी, और हर कोई न किसी टर्सरी एक्टिविटी में इंगेज है और अर्न करता है ए हाई इनकम, यहाँ ईयर्स लिखा है, अर्न होगा, एंड अर्न्स करता है हाई इनकम। तो आजकल तो प्राइवेट का जमाना, ज्यादातर लोग तो प्राइवेट में ही जॉब में करते हैं, तो जितने भी सर्विस सेक्टर में हैं, ऑल सर्विस सेक्टर, वो कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंगेज हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो अर्न हाई इनकम कर रहे हैं। तो देखा जाए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, अपनी अपनी जगह ट्रू है। और जो ये वाला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सत्य है, पहले मालूम हो गया। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो जो ये रीजन जो बताया जा रहा है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है। लेकिन पढ़ लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है गलत देते हैं, अगर गलत आएगा तो ये हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर इसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो जो इससे कोरिलेट नहीं करता है, तब तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या हो, ए इज ट्रू, ये तो सही होता है लेकिन आर फॉल्स हो जाता है, ए फॉल्स हो जाता है कभी कभी और आर ट्रू हो जाता है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि असर्शन और रीजन का एक या दो क्वेश्चन तो आने ही आना है एग्जाम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आप ऑर्डर बनाइए सही। तो देखिए लिखा है सेल ऑफ बिस्कुट इन द मार्केट, ठीक है। फिर लिखा है ग्राइंडिंग ऑफ द फ्लोर इन द मिल एंड मेकिंग द बिस्कुट इन बिस्कुट कंपनीज एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द फील्ड। तो इसको सही ऑर्डर में लगाना है और उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले होगा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द फील्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेहूं का उत्पादन करेंगे, खेतों में उगाएंगे, उसको ग्रो करेंगे, और जब ग्रो हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको ग्राइंडिंग ऑफ फ्लोर मिल, मिल्स में उसको आटा बनाएंगे, पीसेंगे गेहूं को, और जब गेहूं पीस जाएगा तो क्या होगा, मेकिंग द बिस्कुट्स इन द बिस्कुट कंपनी। अब बिस्कुट कंपनी में क्या होंगे, बिस्कुट बनाए जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, सेल ऑफ बिस्कुट इन द मार्केट, तब उस बिस्किट को जो है मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे, पहला कौन सा है, फोर्थ वाला है। तो फोर्थ कहाँ मिल रहा है, देखिए फोर्थ यहाँ पर भी है, फोर्थ यहाँ पर, ये तो होंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट सेकंड है, ये फोर्थ हो गया दोनों में, चलो ठीक है। फिर क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, सेकंड वाला, तो ये थर्ड है, ये तो होगा नहीं, यानी सेकंड वाला यही वाला होगा, ग्राइंडिंग करेंगे। फिर थर्ड वाला क्या होगा, बिस्कुट बनाएंगे बिस्कुट कंपनी, और फिर फर्स्ट वाले में मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये ऑर्डर होता है, पहले कौन सा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा। तो इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आ गए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन और आया है असर्शन, तो हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्योंकि वही ऑप्शन होते हैं, हमने आपको बताया पिछले में। असर्शन में कह रहा है नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी को इशू करने का अधिकार नहीं है भारत में। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भारत में केवल आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट, और किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है आरबीआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी को छापती है, करेंसी इशू करती है, और कोई दूसरी नहीं कर सकती। तो आपने देखा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, और जो सेकंड वाला है यानी कि आर वाला है वो क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वही लिख दिया है, क्या लिख दिया है, ए वाला ऑप्शन होगा। तो आंसर मालूम ही, ऑप्शन तो सेम रहते हैं, तो ए वाला होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन एक स्टोरी थोड़ा सा दी है 4-5 लाइन में, हम स्टोरी पढ़ देंगे और उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्टोरी हम बुक से पढ़े दे रहे हैं, और स्टोरी क्या है सुनिएगा।
महेश इज अ स्मॉल फार्मर। महेश जो है एक छोटा सा किसान है। he has taken a loan of 2 lakhs from the money lender to meet the expenses of cultivation। और वो जो है लोन लेता है 2 लाख का एक साहूकार से, और क्योंकि उसको कल्टीवेशन करना है, उस पर खर्च करने हैं। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज वेरी हाई। और जो वार्षिक ब्याज दर है बड़ा मनी लेंडर ने क्या लगा रखा है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखा है। सो ही इज अनेबल टू रिपे द लोन, इसलिए वो लोन को चुकाने में असमर्थ है। ही इज कॉट इन डेब्ट, अब वो क्या आ गया, कर्ज में आ गया, कर्ज में फंस गया। ही हैज टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेब्ट, और उसे यहाँ तक कि अपनी जमीन का एक पार्ट बेचना पड़ता है उसका कर्जा चुकाने के लिए। नीचे लिखा है एनालाइज द लोन इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कंसीडर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो हमने पढ़ा है स्टोरी, उस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा सही है। चलिए, तो टर्म ऑफ क्रेडिट तो होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो ले ही रहा है हाई, डेब्ट ट्रैप एंड मोड ऑफ रिपेमेंट, तो मोड ऑफ रिपेमेंट कैसे वो अदा कर रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं। वो किसान तो फंस गया ना डेब्ट ट्रैप में, उसके जो है कर्ज में फंस गया, जाल में, तो यही आंसर होगा, डेब्ट ट्रैप में फंस गया। किसमें फंस गया, डेब्ट ट्रैप। तो आज हमने 10 क्वेश्चन और करा दिए। कल की क्लास में हमने कराए थे आपको 1 से 10 तक, और आज हमने 11 से 20 नंबर तक करा दिए। तो एमसीक्यू हमारे 20 नंबर के कंप्लीट हो गए, सैंपल पेपर नंबर 2 ओसवाल का। तो ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। अब अगली क्लास में हम सेक्शन बी में चलेंगे और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसकी चर्चा करेंगे, और उसको हम बताएंगे आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।